हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। देखिए, जैसे परीक्षाएँ आपके करीब आ रही हैं, उसके वैसे-वैसे आपके ऊपर कह सकते हैं प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ये प्रेशर को कम करने के लिए आप कुछ देर अपने समय को बाहर दीजिए, योगा करिए। उसी के साथ-साथ आप अपने जो दोस्त यार होंगे, उनके साथ कुछ देर बैठ के गप्पे-सप्पे करिए। उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई पे करिए या पढ़ाई करिए, ताकि आपका जो टेंशन है या कह सकते हैं जो स्ट्रेस है वो कम से कम हो सके और आप अपने परीक्षा के दौरान या कह सकते हैं परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस या कह सकते हैं अच्छा कुछ कर सकें। इसी वजह से इन सबको देखते हुए इस तरह अपने आप को एक वेल मेंटेन करते रहिएगा। चलिए, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं अभी दिल्ली सल्तनत। ये क्लास ये कह सकते हैं ये कक्षा काफ़ी लंबी होती जा रही है। हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत की अगर बात की जाए तो इसका कार्यकाल कब से बताया गया था? इसका कार्यकाल बताया गया था 1206 से लेके 1526 ईस्वी के बीच इसका कार्यकाल बताया गया था। इतने लंबे समय अवधि के बीच में आपको बताया गया था दिल्ली सल्तनत पे 5 वंश शासन करते हैं। आखिर वे 5 वंश कौन से होते हैं? एक बार फिर से जान लेते हैं कि आखिर वे 5 वंश कौन थे। देखिए, पहले आपको बताया गया था कौन सा? गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद कौन से दूसरे शासक करते हैं? गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश शासन करते हैं। खिलजी वंश के शासन करने के पश्चात उसके बाद तुगलक वंश शासन करते हैं। उसके बाद सैयद वंश शासन करते हैं और अंत में कह सकते हैं जो दिल्ली सल्तनत का यह आखिरी वंश होता है, वो होता है लोधी वंश। जब लोधी वंश का पतन होता है, उसके बाद मुगल काल का प्रारंभ हो जाता है। अगर आपसे दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक पूछा जाए तो होता थे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के दौरान ही कह सकते हैं जो बाबर होते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, इन इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है और उस युद्ध में आपको बताया गया था कि इब्राहिम लोदी काफ़ी बुरी तरह से पराजित होते हैं और उसके बाद मुगल काल का प्रारंभ हो जाता है। पराजित होने के उनके कारण भी बताए गए थे। कौन-कौन से कारण थे? ये सब आपको बताए गए थे। साथ ही साथ अब हम लोग की जो क्लास चल रही है, हम लोग अगली क्लास है, पिछली जो क्लास थी, उसमें देखे थे कि जितने भी कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत से संबंधित जितने भी वंश रहे होंगे, इन वंशों के बारे में आपको एक सूची बनाई जा रही है कि इन किन वंशों के कार्यकाल में कौन-सी व्यवस्था अपनाई गई थी, ये कौन से कार्य किए थे, ताकि आपको अगर एग्ज़ाम में उससे संबंधित क्वेश्चन आए तो वो कर सकें। देखिए, अगर ये सूची आपके पास रहेगी, सूची रहने की वजह से आपको एक ही जगह सभी शासक के नाम दिए रहेंगे और उनके कार्यों के बारे में किसके कार्यकाल में संचालन ये किया जा रहा है, ये आपको दिखता रहेगा। इसी वजह से ये आपको सारणी बनाई जा रही है। हाँ, एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि सर इसका पीडीएफ दे दीजिए। देखिए, अभी कल वाली क्लास का तो पीडीएफ अभी नहीं मिला है, लेकिन आज वाली जो क्लास होगी, आज वाली क्लास में आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, जो कल की भी क्लास की पीडीएफ होगी और आज की क्लास की पीडीएफ की, ये दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे जाके आपको जितने भी ये वीडियो रहती हैं, उनके सभी डिस्क्रिप्शन में या कह सकते हैं जो पीडीएफ होगी वहाँ पे मुहैया कराई जाएगी। चलिए, आज की क्लास में देखते हैं। आज की क्लास में हम लोग ने ये बात करेंगे कि कौन से यह विभाग होता है जो किसके शासनकाल में प्रारंभ होता है, ये देखेंगे। देखिए, पहला विभाग क्या बताया गया है? विभाग के बारे में, उसके बाद बनाने वाले सुल्तान होते हैं। ये विभाग इन्हीं के कार्यकाल से प्रारंभ होता है। पहला विभाग है दीवाने मुस्तखराज। कौन सा विभाग होता है? दीवाने मुस्तखराज। इसका क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है वित्तीय विभाग। क्या होता है? वित्त विभाग, ये कह सकते हैं पैसे से संबंधित लेन-देन, या कह सकते हैं किस राज्य से कितना आय व्यय आया है, इसके बारे में बताया गया है। और इसी के साथ-साथ ये पैसा कहाँ से आया नहीं है, जैसे जो किसान होते थे या जो कह सकते हैं कृषक होते हैं, उन्होंने राजा से या कह सकते हैं राजा के जो अधिकारी होते हैं, उनसे पैसा लेते हैं। जैसे कह सकते हैं कि किसी समय अकाल पड़ गया या किसी भी व्यक्ति को कभी ज़रूरत पड़ गई पैसा, वो राजा से या कह सकते हैं जो उनके अधिकारी होते हैं, उनसे पैसा उधार लेते हैं। उन उधार को वे बाद में कब देंगे या कैसे देंगे, इन सब के लिए ये विभाग बनाया गया था, दीवाने मुस्तखराज। किसानों के द्वारा उधार लिए गए पैसे के लिए या उसका आय व्यय रखने के लिए ये विभाग बनाया गया था। किसके शासनकाल में बनाया जाता है? एक बार देख लेते हैं। ये बनाया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ये बनाया जाता है। अभी तक इसके पहले ऐसा कोई भी विभाग नहीं बनाया गया था। जैसे कोई भी व्यक्ति या कह सकते हैं कोई भी कृषक अगर राजा से या कह सकते हैं उसके अधिकारी से पैसा ले लेता था, वह कब देगा, कैसे देगा, इन सब के बारे में कोई भी ब्यौरा या विवरण तैयार नहीं किया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक आता है जिन्होंने अपने साम्राज्य के उत्थान के लिए या अपने साम्राज्य को विस्तृत करने के लिए ये एक रणनीति लगाई जाती है कि आखिर जो हमारा पैसा आया रहा है या हम जहाँ व्यय किए गए हैं, उस व्यय से हमें कितना लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन सब के लिए ये अलाउद्दीन खिलजी, जो देखा जाए तो काफ़ी दूरदृष्टि के शासक होने की वजह से, इन्होंने ये अपने साम्राज्य में कह सकते हैं या अपने राज्य में एक ऐसी स्कीम लाते हैं या ऐसी योजना प्रारंभ करते हैं। अब देखा जाए जैसे वर्तमान समय की बात की जाए, जैसे जो हमारा होता है बजट तैयार किया जाता है, बजट तैयार में अपना बताया जाता है ना ब्यौरा,
कि हाँ, यहाँ पे पैसा यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे व्यय किया जाएगा, इस क्षेत्र में इतना जाएगा, इस क्षेत्र में इतना जाएगा। ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जिसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद वहाँ से कितना प्रॉफिट आएगा या लॉस होंगे, इन सब की तरह उसी तरह देखा जाए तो जो दीवान-ए-मुफ्त खराज होता है, वही कार्य करता है। इसमें किसानों के बकाए हुए ऋण का लेखा-जोखा रखा जाता था। अगला पॉइंट देखते हैं या अगला देखते हैं। अगला दिया है दीवान-ए-कोही। दीवान-ए-कोही का मतलब क्या होता है? यह होता है कृषि विभाग से संबंधित या कह सकते हैं कृषि क्षेत्र से संबंधित होता है। ये किसके शासन के चलाया गया था? ये चलाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक। देखा जाए तो आपको बताया गया था मोहम्मद बिन तुगलक, आपको पहले बता दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक जो होते हैं दिल्ली सल्तनत के सबसे शिक्षित शासक होते हैं और इन्होंने कृषि के विकास के लिए विकास में काफ़ी अच्छा खासा पैसा कह सकते हैं योगदान देते हैं या कह सकते हैं अच्छा खासा इसमें खर्च करते हैं। उन्होंने कृषि के लिए उन्होंने 64 वर्ग मील एक फार्म हाउस है कह सकते हैं या कृषि फार्म का स्थापना करते हैं। वो काफ़ी समय बाद या 3-4 साल वर्ष पश्चात वे उसको पुनः नष्ट कर दिया जाता है या कह सकते हैं उससे कुछ भी शासक में या कह सकते हैं साम्राज्य में योगदान नहीं मिलता है। इन्होंने अपने शासनकाल में कृषि क्षेत्र पे काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कौन होते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने अपने कृषि क्षेत्र में या कह सकते हैं अपने शासनकाल में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगला जो शासक होते हैं या अगला जो विभाग होता है दीवान-ए-अर्ज। दीवान-ए-अर्ज विभाग की बात की जाए तो आपको पहले बताया गया था अर्ज का मतलब क्या होता है? अर्ज का मतलब होता था सैन्य विभाग होता था। ये जो होते हैं बलबन होते हैं, बलबन जो होते हैं एक सशक्त या कुशल शासक के साथ साथ एक योग्य सेनापति भी होते हैं और एक योग्य शासक होते हैं। इन्होंने अपने शासनकाल में कैसे सैनिकों को रखना है, कैसा विवरण होगा, इन सब के बारे में इसमें लिखा गया है सैन्य विभाग में या दीवान-ए-अर्ज विभाग में। इसका संस्थापक कौन या कह सकते हैं किसके कार्यकाल? ये होता है बलबन के कार्यकाल में होता है। किसका? दीवान-ए-अर्ज की स्थापना किसके होते हैं? बलबन के कार्यकाल में होते हैं। अगले विभाग देखते हैं। अगला विभाग होता है दीवान-ए-बंदगान। क्या होता है? दीवान-ए-बंदगान। आपको नाम से पता चल रहा है बंदगान का मतलब बंदी बनाए गए हुए व्यक्ति। बंदी कब बनाया जाएगा व्यक्ति? बंदी तभी बनाया जाएगा जैसे कोई शासक किसी दूसरे शासक के राज्य पे आक्रमण करेगा, तो आक्रमण करने के पश्चात वो उस वहाँ से कुछ लोगों को जीतेगा या कह सकते हैं कुछ लोगों को ज़बरदस्ती अपने साम्राज्य में लाएगा। साम्राज्य में लाएगा तो ये तो उनको दास के रूप में रखेगा, ज़ाहिर-सी बात है। ये तो फिर उसको किसी न किसी विभाग में कार्य के लिए उसे रखा जाएगा। मुफ्त में बैठ के उसे तो खाना खिलाया नहीं जाएगा, इस वजह से वहाँ से लाया गया। नहीं भाई तू वहाँ कमज़ोर हो गया, वहाँ पे खाना नहीं मिल रहा है, तू आ हमारे साम्राज्य में, उसके बाद हम तुम्हें खाना खिला-पिला के तुमको मुष्टंड करेंगे। ऐसा तो कोई भी राजा नहीं चाहेगा। ऐसा करना चाहेगा तो ज़ाहिर-सी बात है उसका लॉस होगा या कह सकते हैं हानि होगी। इसी वजह से इन सबको ध्यान में रखते हुए वो लाएँगे। उनको अगर वे किसी भी क्षेत्र में होंगे या सैनिक क्षेत्र में कुशल होंगे तो उनको एक सेना के रूप में नेतृत्व किया जाएगा, सैनिक के रूप में नेतृत्व किया जाएगा। अगर वह कुशल कारीगर होंगे तो उन्हें कारीगर क्षेत्र में नियुक्त कहा जाएगा, रखा जाएगा। इस प्रकार ताकि उनके आने से भी हमारे साम्राज्य में काफ़ी उन्नति होती है। इस वजह से ये रखे जाते थे, ये गुलामों को लाया जाता था। वैसे देखा जाए तो जो गुलाम वंश होता है, उसमें सभी के सभी जितने भी शासक होते हैं या जो होते हैं, सब के सब गुलाम होते हैं, किसी न किसी के गुलाम होते हैं। जैसे अगर बात की जाए कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम थे मोहम्मद गोरी के। उसके बाद जो कुतुबुद्दीन के बाद अगले जो शासक होते हैं, अगले शासक कौन होते हैं? अगले शासक होते हैं कुतुबुद्दीन के बाद अगले शासक होते हैं इल्तुतमिश होते हैं। इल्तुतमिश देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम होते हैं। ऐसे इस श्रृंखला में जितने भी गुलाम वंश होते हैं सभी एक दूसरे के गुलाम होते हैं। उसी तरह ये बनाया गया था बंदगान विभाग जो होता है किसके शासनकाल में आया? ये आता है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बंदगान विभाग की स्थापना होती है। उसी के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण और एक विभाग होता है दीवान खैरात। कौन सा विभाग की स्थापना की जाती है? दीवान खैरात। खैरात का मतलब क्या होता है? खैरात का मतलब होता है मुफ्त में। ये कह सकते हैं नहीं, जैसे आप लोग गाँव में होते हैं, हाँ ठीक है, किसी भी जैसे आप अपने अभी आप होंगे और आपके पिता होंगे, आप किसी कार्य के लिए पैसा ज़्यादा खर्च कर दिएंगे, तो आपके पिताजी ही कहेंगे कि बेटा इतना खैरात में पैसा नहीं आ रहा है, सोच समझ के पैसा खर्च करिए। जैसे आप बाहर पढ़े होंगे वहाँ भी कभी कल आपको 10,000 भेज दिया गया, 10,000 भेजने के पश्चात आप फिर 1 महीने के लिए आपके पास पैसा भेज देंगे, लेकिन आप 28वां दिन पापा के पास फ़ोन करके कह रहे हैं पापा पैसा खर्च हो गया। तब आपके पिताजी होंगे, ये तो आप संपन्न घर से होंगे, तो पापा या पिताजी आपके नहीं पूछेंगे कहाँ कहाँ से पैसा खर्च हुआ, क्या किया है। लेकिन आपके पापी या आपके पिताजी जो होंगे थोड़ा अगर कम बैकग्राउंड के होंगे तो वो ज़रूर से पूछेंगे कि हाँ बेटा कहाँ पैसा खर्च किया है, इतना मत खर्चा करो, ये इतना खैरात में पैसा नहीं आ रहा है कि तुम बार बार इतना पैसा खर्च कर दे रहे हो कि हम इतना कमा नहीं पा रहे हैं। वो होता है खैरात। खैरात का मतलब होता है दान देना, ये कह सकते हैं अत्यधिक खर्च करना। किसके शासनकाल में होता है? ये होता है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। खैरात का मतलब होता है दान, या कह सकते हैं अत्यधिक पैसा खर्च करना। अगला जो होता है दीवान इस्तिहाक। अगला विभाग क्या है? दीवान इस्तिहाक। दीवान इस्तिहाक का मतलब होता है पेंशन विभाग होता है। जैसे कोई कर्मचारी किसी भी शासक के यहाँ कार्य कर रहा है, एक समय अवधि के बाद वह कार्य करने की उसकी क्षमता कम हो जाएगी। जब उसकी कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगी
ज़ाहिर-सी बात है वह शासक है। वो शासक ये नहीं चाहेगा कि यह व्यक्ति हमारे साम्राज्य में या कह सकते हैं हमारे किसी भी विभाग में कार्य करे। अगर उसके कार्य करने से ज़ाहिर-सी बात है वह व्यक्ति एक रहे। देखिए, ऐसा कोई भी शासक नहीं चाहेगा कि जैसे आप अगर उसके शासन में किसी भी पद पे कार्यरत हैं, कार्यरत होने के पश्चात अगर जैसे 1 वर्ष या एक उम्र के बाद आपकी कार्य करने की क्षमता कम होगी, इसी वजह से आपके कार्य करने की क्षमता कम होगी। इसी वजह से कोई भी शासक नहीं चाहेगा कि आप उसके शासनकाल में कार्य करते रहिए। इसी वजह से आपको रिटायरमेंट होती है। रिटायरमेंट होने के पश्चात आप अपना आगे का जीवन निर्वाह करने के लिए या अपना जीवन आगे जो है अच्छे से रहन-सहन, खान-पीन के लिए आपको पेंशन दी जाती है इसी वजह से, ताकि आप अपना जो बचा हुआ शेष जीवन है उसको अच्छे से निर्वाह कर सकें या अच्छे से उसका पालन-पोषण या भरण कर सकें। ये बनाया गया था दीवान-ए-इश्तिहाद विभाग के साथ। ये दीवान-ए-इश्तिहाद विभाग किसके शासनकाल में प्रारंभ होता है? ये भी होता है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ये विभाग की स्थापना की जाती है। इसी के साथ-साथ जो अगला हमारा विभाग होता है, कौन-सा होता है? लोक निर्माण विभाग। लोक निर्माण विभाग में कौन से कार्य किए जाते हैं? जैसे जो होते हैं उसमें नहर का निर्माण किया जाएगा और जो सार्वजनिक भवन होंगे, जैसे आप कहीं भी जा रहे हैं, आपके यहाँ जैसे सराय बनाया होगा, ये कुओं का निर्माण किया गया होगा, ये जल संसाधन के लिए नहरों का निर्माण, ऐसे क्या तमाम जो होंगे, जो सार्वजनिक स्थानों पे होंगे, उन सार्वजनिक स्थानों के लिए देखभाल के लिए एक नया विभाग की स्थापना करते हैं। वह विभाग होता है लोक निर्माण विभाग। कौन होता है? लोक निर्माण विभाग। इसकी स्थापना किसके शासनकाल में होती है? इसकी स्थापना होती है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। अगले विभाग के बारे में चलते हैं। अगला विभाग होता है दीवान-ए-वाक़ुफ़। कौन सा विभाग होता है? दीवान-ए-वाक़ुफ़। दीवान-ए-वाक़ुफ़ का क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है व्यय के कागजात की देखभाल करना। जैसे साम्राज्य में कहाँ पे पैसा कितना व्यय किया गया है और वो पैसा कब आएगा, इन सब के बारे में देख-रेख के लिए ये बनाया जाता है। किसके शासनकाल में? ये जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के शासनकाल में बनाया जाता है। कौन सा विभाग होता है? दीवान-ए-वाक़ुफ़। इसके पहले दिल्ली सल्तनत पे ऐसा कोई भी शासक नहीं होता है जिसके शासन में ये विभाग बनाया जाता है। इन्होंने सबसे पहले ही ये विभाग की स्थापना करते हैं, क्योंकि ये कह सकते हैं दीवान-ए-वाक़ुफ़ का मतलब होता है एक तरह से एक बजट या बजटिंग करना, हमारे शासन में कितना पैसा आ रहा है, एक कागजी ब्यौरा देना है। ये होता है जलालुद्दीन फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। कौन-कौन से दीवान-ए-मुश्ताक वित्त विभाग से संबंधित आपको बताया गया, दीवान-ए-कोही कृषि विभाग से, और दीवान-ए-अर्ज़ जो होता है सैन्य विभाग से संबंधित है। दीवान-ए-बंदगान जो होता है बंदी बनाए गए या गुलाम बनाए गए व्यक्तियों से संबंधित होता है। दीवान-ए-खैरात का मतलब आप मुफ्त में जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या दान दे रहे हैं वो विभाग होता था। इश्तिहाद का मतलब होता था पेंशन विभाग से संबंधित होता था। और लोक निर्माण का कार्य का मतलब होता है इसमें आप जो सार्वजनिक स्थान पे भवन होंगे या नहर होंगे जिससे भी आम जनमानस को अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है, वो इस विभाग के अंतर्गत आता है, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत। अगला विभाग जो बताया गया था दीवान-ए-वाक़ुफ़। दीवान-ए-वाक़ुफ़ का मतलब होता है कि आपके जो शासनकाल में जितने भी बजटी होते हैं या कह सकते हैं बजट एक ब्यौरा तैयार किया जाता है, आपका पैसा कहाँ जा रहा है, फिर कहाँ उसका कितना आय आ रहा है, इन सब के लिए जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने अपने शासनकाल में इस विभाग का निर्माण करते हैं। हम लोग इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट लिखा गया है, अगला जो विभाग है हमारा कह सकते हैं, अगला विभाग में हम बात करेंगे दीवान-ए-रियासत। कौन सा? दीवान-ए-रियासत। दीवान-ए-रियासत विभाग का क्या कार्य होता है? दीवान-ए-रियासत विभाग का कार्य होता है बाजारों की मुखिया, ये कह सकते हैं बाजारों के प्रमुख होते हैं। ये विभाग चालू किया गया था किसके शासनकाल में? ये चला गया था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक होता है, उन्होंने अपने शासनकाल में बाजार नियंत्रण पे अच्छी खासी व्यवस्था रखता है। उसके साथ-साथ सैन्य व्यवस्था जो होती है, ऐसे तमाम जो उसके विभाग होते हैं उस पे कड़ी निगरानी रखते हैं। कड़ी निगरानी की वजह से उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया, कह सकते हैं। जो दिल्ली सल्तनत होता है या जो खिलजी वंश होता है, खिलजी वंश की जब स्थापना होती है, उसके बाद उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए एक रणनीति बनाते हैं, एक योजना बनाते हैं कि हाँ, दिल्ली सल्तनत के विस्तार में काफ़ी इन्होंने योगदान देते हैं। इन्होंने इसी के साथ-साथ उत्तर भारत से होते हुए उन्होंने दक्षिण भारत पे भी आक्रमण करके दक्षिण भारत के कुछ राज्यों को उत्तर भारत में सम्मिलित करते हैं, कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में समाहित करते हैं। ये कार्य होता है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। बाजारों को मुखिया क्यों बनाया जाता है? उस समय देखा जाए तो जो दिल्ली सल्तनत थे उसमें जितने भी कृषक होते थे वे मनमाने तरीके से अनाजों का कह सकते हैं लेन-देन या कह सकते हैं व्यापार करते थे। उसमें एक निश्चित तारतम्यता नहीं थी या कह सकते हैं तारतम्य नहीं था कि हाँ, कोई भी वस्तु या इतनी कीमत पे होने की वजह से। और उन्होंने ज़ाहिर-सी बात है अलाउद्दीन खिलजी उस समय अपने सैन्य व्यवस्था पे काफ़ी अच्छा खासा नियंत्रित कर रहे थे। नियंत्रण करने के पश्चात उन्होंने सैनिकों के वेतन कम कर देते हैं। ज़ाहिर-सी बात है जब अगर किसी भी व्यक्ति के सैनिक होंगे या कोई भी व्यक्ति होगा उनके वेतन कम करेंगे, उनकी आवश्यकताएँ इतनी है कि उन्हें पूर्ति करने के लिए वो वेतन कम पड़ेगा। वेतन कम पड़ेगा, ज़ाहिर-सी बात है वो वहाँ से नौकरी छोड़ेंगे या कह सकते हैं जो भी कार्य करते होंगे वहाँ से छोड़ के या विस्थापित करके दूसरी जगह जाएँगे। वे चाहते थे जो अलाउद्दीन खिलजी जो थे, जो चाहते थे कि
वे सैनिक भी हमारे शासनकाल में बने रहे। इसी के साथ साथ उन्होंने बाजार नियंत्रण पर व्यवस्था करते हैं। बाजार नियंत्रण पर व्यवस्था करने से उन्होंने सभी वस्तुओं की कीमतें तय जो कीमत होती थी तय किए। उसी के साथ साथ उन्होंने उन विभाग या कह सकते हैं जो भी वस्तु होती थी, अनाज होती है, उसके लिए एक अलग मंडी की स्थापना करते हैं। और मंडी की स्थापना करने के साथ साथ उसके एक अधीक्षक बनाते हैं, कोषाध्यक्ष बनाते हैं, उसके बाद सचिव बनाते हैं। ये सब कार्य वो जो होते हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में होते हैं। इसी वजह से जो बाजारों का मुख्य होता है ये किसके शासनकाल में बनाया गया? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। क्या कहा जाता है? दीवाने रियासत कहा जाता था। अगला विभाग भी बनाया गया दीवाने सहाने मंडी। सहाने मंडी का क्या होता है? बाजार का अधीक्षक होता है। ये बाजार के जितने भी कार्यकर्ता कह सकते हैं जो भी हो उन सबके देखरेख का कार्य करेगा। ये भी बनता है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अब समय अरब की बात करते हैं। समय अरब जो होता है एक ऐसा विभाग होता है जो न्याय विभाग होता है। इसके अंतर्गत जो भी अगर अपने गुहार ले जाता है या अपनी शिकायतें ले जाता था उन शिकायतों के समाधान करने के लिए ये विभाग बनाया गया है। क्योंकि हर विभाग या कह सकते हैं हर समय किसी भी कह सकते हैं कोई भी अगर छोटे मोटे अधिकार या कह सकते हैं छोटे मोटे अपराध हो जाते हैं तो उस अपराध के लिए हर समय राजा न्याय देने के लिए या कह सकते हैं राजा निर्णय देने के लिए हर समय तत्पर नहीं रहेगा। इसी वजह से उन्होंने कई ऐसे विभाग बना दिए गए ताकि राजा की अनुपस्थिति में वे उसका निर्णय कर सकें, उस समस्या का समाधान कर सकें। और समाज जैसे जैसे समस्या का समाधान होगा वैसे वैसे प्रजा उनके हित में रहेगी। अगर समस्या का समाधान नहीं होता रहेगा, जो प्रजा होगी उनकी रोजाना आना जाना लगा रहेगा, तो इससे समाज में कह सकते हैं उनके साम्राज्य में एक विद्रोह का माहौल रहेगा। इसी वजह से वे चाहते थे कि हमारे समाज का या कह सकते हैं जो हमारी दिल्ली सल्तनत है उसका विस्तार हो सके। इस वजह से उन्होंने ये विभाग की स्थापना करते हैं। ये भी किसके शासनकाल में बनता है? ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में इस विभाग की भी स्थापना होती है। आज का जो हमारा आखिरी विभाग होता है इसके बारे में जान लेते हैं। आखिरी विभाग आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये आपके मदिरा या कह सकते हैं शराब से संबंधित विभाग बनाया गया। सोचिए उस समय उन्होंने शराब से संबंधित फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में शराब से संबंधित एक विभाग बनाया गया होता है। क्या होता है? वकील दर। कौन सा विभाग होता है? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वकील दर विभाग किससे संबंधित है? ये जान लीजिए मदिरा विभाग से संबंधित है। उनके शासनकाल में जो फिरोज शाह तुगलक होते हैं उनके शासनकाल में मदिरा का सेवन अत्यधिक हो जाने की वजह से या मदिरा का पान जो भी व्यक्ति होते थे कह सकते हैं कि जैसे संपन्न व्यक्ति हो जाते थे वे मदिरा का सेवन अलग कह सकते हैं अत्यधिक या चरमोत्कर्ष ज़्यादा सेवन करने लगे थे। सेवन जैसे आप अगर मदिरा का सेवन कर लेंगे तो आपके अंदर जो भी चल रही होगी अच्छी बुरी बातें या कह सकते हैं जैसे कोई साम्राज्य है, साम्राज्य में कोई रणनीति बनती है, आप चले गए दूसरे के यहाँ शादी संबंध में या कह सकते हैं रिश्तेदारों में कोई शादी का माहौल है वहाँ चले जाते हैं और उसी शादी में आपके जो विपक्षी दल के राजा होते हैं कह सकते हैं विपक्षी सेना है वो भी आई है। आप शराब का सेवन अत्यधिक कर लेते हैं। जो भी आपके यहाँ रणनीतियाँ बनाई होंगी उन रणनीतियों को आप उनके सामने प्रस्तुत कर लेंगे। इसी वजह से एक विभाग बनाया जाता है कि हाँ इतनी मात्रा में ही सभी व्यक्तियों को यह कह सकते हैं जो भी सेवन करने वाले हैं उनको इतने मात्रा में दिया जाएगा। इसी वजह से जो फिरोज शाह तुगलक होते हैं काफ़ी दृष्टिकोण से अपनाते हुए कह सकते हैं काफ़ी दूरदृष्टि रणनीति देखते हुए उन्होंने ये विभाग की स्थापना करते हैं। वह विभाग कौन से होते हैं? वकील दर। किससे संबंधित है? ये मदिरा से संबंधित या दारू से संबंधित विभाग कह सकते हैं इसको। हम अगला देखते हैं। अगला जो पॉइंट होगा अगले पॉइंट में बात करेंगे जैसे जो साम्राज्य होता है या दिल्ली सल्तनत जो कर वसूला जाता था या कह सकते हैं जो कर वसूला जाता था किस विभाग को या किस नाम से जाना जाता था। अगला पॉइंट इसके बारे में देखते हैं। चलिए आज की क्लास बस यही करते हैं। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत होता है जो भी उन्होंने टैक्स वसूल करते हैं जो भी कर वहाँ से प्राप्त होता है वह किस नाम से जाना जाता है। इसी के साथ साथ हम लोग कल की क्लास में देखेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत का स्थापत्य कला है उन्होंने स्थापत्य कला में क्या योगदान देते हैं। अभी दिल्ली सल्तनत में जितने शासक होते हैं या जितने वंश शासन करते हैं उन सभी का स्थापत्य कला के बारे में जानेंगे और उसी के साथ साथ जानेंगे कि उन्होंने और कौन सी योजनाएं लाते हैं। ये सब के बारे में जानते हुए कल हम लोग देखा जाए तो जो दिल्ली सल्तनत है इसके बारे में क्लास का अंत हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगली क्लास जो होगा हो सकता है कि मुगल काल का वहाँ से कल तो नहीं परसों हर हाल में मुगल काल का प्रारंभ कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।